हेलो एवरीवन, इस डॉक्टर श्रुति। मैं अभी ये जो वीडियो है रात को 1 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे रात के 1 बजे कैसे रिकॉर्ड कर रही हैं ये। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं एक्चुअल में रात में तो सोने चली गई थी। मैं जल्दी सोती हूँ, मैं जल्दी उठती हूँ और जल्दी सोती हूँ। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और बहुत ज़्यादा अपने अंदर में रेस्टलेसनेस फील कर रही थी। मोस्टली क्या होता है कि इस तरह की फीलिंग्स मुझे तब आती हैं जब रात को कई बार 3 बज रहे होते हैं, 4 बज रहे होते हैं और उस वक्त कोई मुझसे कुछ लिखवाना चाहता है। यूजली अगर मेरी अचानक से 3 बजे या 4 बजे नींद खुलती है तो उस वक्त मैं कुछ ना कुछ उस वक्त एक फ्लो में कुछ ना कुछ विजडम मुझे मिलता है। तो ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस था ही कि हमेशा सुबह 3 बजे अगर मेरी अचानक से नींद खुल रही है तो मुझे कुछ कोई मुझे अंदर से कि लिखो, तुम लिखो, कुछ कुछ ना कुछ विजडम मिलता है लाइफ के बारे में, जिसको मैं हमेशा नोट डाउन करती हूँ। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। लेकिन अभी जो मुझे 12 बजे से एक रेस्टलेसनेस सी फील होने लगी, तो मैं शुरू से बहुत ससेप्टिबल हूँ एनर्जीज को लेकर के। कैसी भी एनर्जीज होती है मुझे वो फील होती है, वो चाहे अच्छी एनर्जीज हो, बुरी एनर्जीज हो, डिवाइन एनर्जीज हो। अगर स्पिरिट फॉर्म में कुछ भी मेरे आसपास है तो मैं उस चीज को महसूस कर सकती हूँ। उन मैसेजेस को मैं रीड कर सकती हूँ। मुझे अंदर से अपने आप वो चीजें इंट्यूशन आती हैं। तो कुछ चीज मेरे माइंड में, हालांकि जो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने वाली हूँ या आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस या नॉलेज देने वाली हूँ, ये टॉपिक काफी टाइम से मेरे माइंड में था। लेकिन आई डोंट नो व्हाई वो मिल नहीं रहा था वक्त इसके ऊपर वीडियो क्रिएट करने का। लेकिन आज मुझे अंदर से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे मैसेज दिया है कि आप इस चीज के बारे में बताओ, क्योंकि आपके इस चीज के बारे में बताने से ऐसी बहुत सारी सोल्स हैं जो बहुत डिससेटिस्फेक्शन के साथ, पेन के साथ जिनकी डेथ हुई है, और उन्हें उस अदर वर्ल्ड में थोड़ी शांति मिलेगी कि किसी ने तो इस बारे में बोला, किसी ने तो इस बारे में बताया। अभी पितृपक्ष चल रहा है और इस पितृपक्ष में मैं उन एंसेस्टर्स की एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली जो एंसेस्टर्स है, पितृपक्ष में जो अच्छे पितृ हैं, अच्छे वाले पितृ जो है, और ऐसे नहीं कि वो मेरी फैमिली से हों, ये कुछ सोल्स हैं, पर्टिकुलर उन सोल्स की एनर्जी जो बहुत अच्छी थी। सोल्स बहुत काइंड थी, लेकिन उनकी डेथ बहुत डिससेटिस्फेक्शन के साथ हुई, क्योंकि कुछ उनके साथ बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस हुआ है। तो आज का जो वीडियो है मैं एंसेस्टर्स को डेडिकेट करती हूँ, उन सोल्स को डेडिकेट करती हूँ जो इम्पैथ थी, काइंड लविंग सोल्स थी। यानी कि ये उन माओ की सोल है जिनसे उनके बच्चे को अलग कर दिया गया और बहुत ही क्रूअल वे में किया गया। और उनसे उनके बच्चे को अलग करने के लिए, अब मैं जो अलग की बात कर रही हूँ तो अलग की बात मतलब यही नहीं कि फिजिकली बच्चे को अलग किया गया हो। यहाँ अलग करने की बात यह है कि बच्चे के दिमाग के अंदर एक एम्पैथेटिक काइंड लविंग मदर की, जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ही खराब इमेज क्रिएट करी गई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, और भी मैं कुछ करेक्टर्स के बारे में आपसे बात करूंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे एक क्रूअल नार्सिसिस्टिक दादी के बारे में। जब भी हम दादी शब्द सुनते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, या एक बूढ़ी औरत के बारे में हम सुनते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, या हम बुजुर्ग शब्द बोलते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं। आपका तो पता नहीं, लेकिन बचपन से मुझे, मेरी आंखों में, मैं बूढ़े किसी व्यक्ति को देखती थी ना तो मेरी आंखों में पता नहीं क्यों एक आंसू भर जाते थे। मुझे ऐसा लगता था ये कितने बेचारे हैं, कोई बूढ़ा हो जाता है वो कितना बेचारा व्यक्ति है। मेरा हमेशा मन जो होता था ना, बूढ़े लोगों को बहुत सर्व करने की मेरी इच्छा होती थी कि बूढ़े लोगों को बहुत सर्व करना है। बहुत एक मतलब बहुत ही मैं
बाय नेचर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, तो खैर मैं शुरू से ही थी, शायद इस वजह से मैं आज एक हीलर हूँ, क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी बहुत हायर लेवल पर जाती है। तो बहुत बुरा महसूस होता था बूढ़े लोगों को देख करके, और मन में लगता था कि अगर कोई भी बूढ़ा व्यक्ति मेरे सामने हो तो शायद मैं उसकी हजार गलतियां भी माफ कर दूंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति बूढ़ा है, बेचारा है। तो हमेशा बूढ़े लोगों को देख के मुझे बेचारा और ऐसे बेचारे लोग हमेशा ऐसे ही लगता था। और जब हम दादी वर्ड बोलते हैं तो दादी वर्ड में भी कितनी रिस्पेक्ट दिखाई देती है, कि भाई दादी मतलब एक बहुत वाइज वुमेन, बच्चों के संग बहुत अच्छा करने वाली लेडी। आज जो मैं आपको एक जो आज जो मैं इंसिडेंट आपको बताने जा रही हूँ, इंसिडेंट क्या, इस ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। और वो बताने के पीछे मकसद एक ही है कि अगर आप भी मेरे जैसे लोग हैं तो आपको कहानी की दूसरी साइड भी पता होनी चाहिए। सिर्फ हम किसी इंसान की, जो हमारी एक आदत होती है ना, हम इंसान की एज देख करके, उसका स्टेटस देख करके हम जनरलाइज्ड कर देते हैं, हम सभी के लिए वैसे ही सोचते हैं। रियलिटी वैसी नहीं है। किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशंस पर जरूर आपको विश्वास करना चाहिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, हम एक क्रूअल दादी की बात कर रहे हैं, एक क्रूअल ओल्ड लेडी की बात कर रहे हैं। सुनकर कैसा लग रहा होगा ना आपको, कि कि दादी को क्रूअल कैसे कह सकती है, एक ओल्ड लेडी को क्रूअल कैसे कह सकती है। लेकिन ये वो क्रिमिनल्स हैं जिन्हें अनफॉर्चुनेटली पुलिस भी जेल में बंद नहीं कर सकती, लेकिन इनका क्राइम जो है वो माफी के लायक नहीं है। जो क्राइम इन्होंने करा है उसकी कोई माफी नहीं है। ईश्वरीय जगत में इन्हें क्या सजा मिलेगी भगवान ही जाने। लेकिन अभी तो फैक्ट ये है कि ऐसे लोग बड़े खुलेआम शान से इस समाज में रहते हैं। और वो लोग जो सही हैं, सच्चे हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। यानी ऐसे लोग जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे हैं, वो लोग तो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, लेकिन ये लोग जो बहुत ही ज्यादा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बुरे हैं, ये लोग आराम से बाहर घूम रहे हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद समाज के लिए बुरे हैं, ये शायद वर्ड मेरा गलत हो गया। मैं कहूंगी ऐसे लोग जो परिवार के लिए बुरे हैं, फैमिली के लिए बुरे हैं। क्योंकि सच बोलूं तो समाज में तो ये अच्छा ही अपने आप को दिखाते हैं, इसलिए तो एग्जिस्ट कर पाते हैं समाज में, तभी तो रह पाते हैं। लेकिन ये परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हैं, और बहुत ही ज्यादा इनका बिहेवियर इस तरह का है कि वो माफी के काबिल नहीं है। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बेसिस पर बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आए, और जो लोग इस दुनिया से, अच्छे लोग जा चुके हैं डिससेटिस्फेक्शन में, उनकी आत्मा को शांति मिले। और हाँ, एक बात और, मैं आप लोगों को कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी, कुछ भी गलत नहीं बताऊंगी। जो भी मैं आपको समझा रही हूँ ये फैक्ट है, 101%। इस फैक्ट के बेसिस पर ही मैं आपको सारी बात समझा रही हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर से बहुत डरती हूँ, मैं अदर वर्ल्ड में बहुत यकीन करती हूँ, और मुझे पता है कि ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक में। लोगों को, जब लोग आपका एज अपना रोल मॉडल देखते हैं, ऐसे टाइम में आपका बोला हुआ एक एक शब्द कितना कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ बोलना चाहिए। तो मैं आपको इसमें जो कुछ भी बता रही हूँ वो 100% सच है, बेस्ड है, जो मेरे क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर मैं जो बता रही हूँ वो 100% ट्रुथ है, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। और बताने का यही एक इंटेंशन है कि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करे। और जो भी नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो बहुए हैं और जिनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनको एक वैलिडेशन मिले, उनको एक एक्सेप्टेंस मिले, उन्हें भी शांति मिले। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक क्रूअल दादी ने
अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ बहुत ही ज्यादा क्रुएलिटी करी है, और आप जाकर देखना चाहते हैं कि भाई क्या क्रुएलिटी करी है इस दादी ने, चलो आप देखकर आते हैं उस घर में, तो आप क्या विजुलाइज करके जाएंगे कि बच्चे को बहुत मारती होगी, खाना नहीं देती होगी, कपड़े नहीं देती होगी, पैसे नहीं देती होगी। यही चीज आप सोच कर जाएंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल सोसाइटी में लोगों का स्पिरिचुअल लेवल, इंट्यूशन लेवल बहुत नीचे गिरा हुआ है। तो उन्हें सिचुएशन जो है वो सिर्फ फिजिकल लेवल पर देखते हैं, यानी हर एक चीज, अगर मैं कहूँ क्रुएलिटी, तो पहला थॉट जो आता है वो फिजिकल क्रुएलिटी का ही आता है, कि भाई कोड़े लेके जैसे कोई मार रहा होगा किसी को, खाना नहीं दे रहा होगा, पानी नहीं दे रहा होगा, या फिर उसको पैसे नहीं दे रहा होगा, या कपड़े नहीं दे रहा होगा, या बहुत गंदी तरह से बात कर रहा होगा। तो आप जाएंगे, जाकर देखेंगे कि ये क्रूअल दादी का बिहेवियर कैसा है इस बच्चे के साथ। तो आप तो देखकर हैरान रह जाएंगे, अरे बच्चे ने टिप टॉप कपड़े पहन रखे हैं, अच्छा खाना खा रहा है, बच्चा जो है बड़े प्यार से उस बच्चे को पुचकार रही है। आप कहेंगे कि अरे हमने तो सुना था ये क्रूअल दादी है, कहाँ से लग रही है ये क्रूअल दादी, ये तो बड़ी लविंग दादी है, ये तो बड़ी केयरिंग दादी है, ये कहाँ से क्रूअल दादी लग रही है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो रिलेशनशिप ट्रॉमा होता है उसमें क्रूएलिटी फिजिकल लेवल पर नहीं होती, बल्कि इमोशनल लेवल पर होती है। क्योंकि आपको इमोशनल बॉडी दिखती नहीं है, इसलिए उस पर कितने घाव हो रहे हैं, किस तरह से वो मरी हुई है, किस तरह से वो एक तरह से खत्म हो गई है, और इंसान उसकी वजह से कितना सफर कर रहा है, उसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। तो इस क्रूअल दादी के ऊपर क्या इल्जाम है, ये मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बता रही हूँ। इस क्रूअल दादी ने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटी थी उसकी यंग एज से, कि वो बुढ़ापे में अकेली रह जाएगी, उसके बच्चे उसको पूछेंगे नहीं। वो जब यंग एज में थी तभी अपने बच्चों को ट्रॉमेटाइज करती थी, बच्चे छोटे छोटे थे उसके, पर वो उनको क्या बोलती थी कि देखो एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम तो अपनी अपनी बीवियों के साथ अलग हो जाओगे, और तुम तो ऐसे ही नालायक निकलोगे। इस तरह से करके उन छोटे छोटे बच्चों को ट्रॉमेटाइज करती थी, ताकि धीरे धीरे वो उनका ट्रॉमा इतना बढ़ जाए कि अगर कभी उनको घर से अलग होकर के अपनी फैमिली के लिए, या अपनी प्रोग्रेस के लिए, या किसी भी चीज की वजह से जब बाहर जाना पड़े, तो या तो वो जा ही ना पाए, क्योंकि उनको इतना गिल्टी महसूस बचपन से ब्रेन प्रोग्रामिंग कर रही है। और अगर खुदा ना खास्ता कभी चले गए, तो वहां पे भी वो गिल्ट में, कंफ्यूजन में रहे, और कैसे भी करके वापस उसके पास आ जाए। तो नार्सिसिस्टिक कोई भी जो क्रूएलिटी होती है वो किसके बेसिस पर होती है? एक्सट्रीम लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। अब मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, ये इनसिक्योरिटी एक्चुअल में नॉर्मल है, ये हर किसी के माइंड में आता है कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, अरे बाप रे, ओल्ड एज पे तो इतने बूढ़े हो जाते हैं, केयर की जरूरत होती है, इसकी क्या होगा क्या होगा। लेकिन फर्क क्या है, जो व्यक्ति हेल्दी होता है और नॉर्मल होता है, वो ओल्ड एज में उसका क्या होगा, उसके लिए उसके साथ लोग रहें, या फिर उसके साथ, या कुछ और भी जो भी उसके माइंड में है, उसके लिए वो पॉजिटिव वे में उस चीज को डील करता है। यानी कि जो भी उसके क्लोज वन होंगे, लव्ड वन होंगे, नेचुरली उस व्यक्ति का व्यवहार, बिहेवियर अच्छा ही होगा। लेकिन हालांकि मैंने जो नोटिस किया है कि जो जितने भी अच्छे लोग होते हैं, जब उनको ये टेंशन होती है कि उनका ओल्ड एज में क्या होगा, तो वो भगवान के साथ अपना कनेक्शन डीपर करते हैं, कि उनको ईश्वर में इतना विश्वास होता है कि भगवान मेरा कुछ ना कुछ जरूर सोच लेंगे कि ओल्ड एज में मेरा क्या होगा। तो जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान पर यकीन करते हैं, वो ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ईश्वर के प्रति मान लो नहीं है इतना डीप कनेक्शन, पर वो अच्छे ही हैं, तो वो कुछ और चीजें सोचते हैं, यानी कि वो अपना
फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा बना कर रखते हैं कि कुछ होगा तो हम किसी को हायर कर लेंगे, कोई सर्वेंट रख लेंगे। वो अपनी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस पर बहुत फोकस करते हैं कि हम अपनी फिटनेस पे काम करेंगे, हम हिट फिट रहेंगे तो हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। इस तरह से वो मैनेज करते हैं। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो इनमें से कुछ भी नहीं सोचते। वो एक ही तरीका सोचते हैं कि मैं, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन है मेरा ओल्ड एज में क्या होगा, कोई मेरे साथ होगा नहीं होगा, मेरी कोई केयर करेगा या नहीं करेगा, इसीलिए मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे सबका फोकस मेरी तरफ रहे ओल्ड एज में। मैं हमेशा एक बिचारी बन के भी रहूं और मैं आपस में लोगों को ऐसा लड़वाऊं कि कोई आपस में एक दूसरे को सपोर्ट ना कर सके। और इस तरह से मैं ही होल सोल बनकर रहूं, मैं ही घर की कंट्रोलर बन के रहूं और मुझे ओल्ड एज में सब लोग मेरे आसपास हो। और उसके लिए मैं कितनी भी निर्दयता अगर मुझे रिलेशनशिप में करनी पड़े, कितना भी लोगों को आपस में लड़वाना पड़े, तो मैं खूब बढ़िया लड़वाऊं, लोगों को आपस में लड़वा लड़वा के अलग करके रखूं, ताकि हर एक इंसान, कोई भी मुझे छोड़ के ना जा पाए और मैं अच्छे से लोगों को यूज करूं। पता नहीं वो कितना गलत, क्या गलत तरीके से सोचते हैं। हालांकि मैंने एक पर्सनल चीज नोटिस ये भी करी है कि यही नार्सिसिस्ट लोग जो पूरी जिंदगी सिर्फ इसी वजह से पाप पे पाप किए जाते हैं, जब ये ओल्ड एज में पहुंचते हैं ना, तो फैक्ट ये होता है कि जब ये मरने वाले होते हैं ना, कोई इनके कमरे में झांकने भी नहीं आने वाला होता। अपने ही घर में उसी कमरे में वो मरते हैं, एकदम आइसोलेट होकर के। कोई फैमिली मेंबर इनके कमरे पे झांकता भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर इतने पाप किए हुए होते हैं। देखिए, एक जो नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ होती है, या मैं कहूंगी एक नार्सिसिस्टिक लेडी, जब अपनी ओल्ड एज में पहुंचना शुरू करती है तो उसको एक ऐसी उसका जो सबसे बड़ा फियर होता है वो ये होता है कि कहीं उसके घर में एक ऐसी बहू ना आ जाए जो जिसका स्पिरिचुअल फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग है। एक ऐसी बहू ना आ जाए जो बहुत कॉन्फिडेंट है। एक ऐसी बहू ना आ जाए जो मल्टी टैलेंटेड है, जिसको उसकी कोई जरूरत नहीं कुछ उससे कि वो सीखे, वो ऑलरेडी सब कुछ जानती हो। ये उसका बहुत बड़ा फियर होता है। क्योंकि जैसे आपने अगर कृष्णा की वीडियोस देखी होंगी, बाल कृष्ण की, तो जब भी कोई राक्षस भगवान कृष्ण को मारने आता था और वो राक्षस जैसे ही कृष्ण को देखता था, छोटे बच्चे छोटे से कृष्ण को, भगवान को, तो उसके अंदर उसको अपना काल दिखाई देता था। तो एक बार को उसकी आत्मा कांप जाती थी। ठीक इसी तरह से ऐसी नार्सिसिस्टिक लेडी जो अपनी ओल्ड एज में पहुंच रही होती है और उसको बाई चांस उसके घर में एक ऐसी बहू आ जाए जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, मल्टी टैलेंटेड है, उसको जब वो देखती है तो उसके अंदर उसको अपना काल दिखाई देता है। यानी कि वो समझ जाती है ये उसकी चाल में नहीं फंसेगी और एक दिन यही उसके अंत का कारण बनेगी। यहीं से उसका गेम शुरू हो जाता है। वो पूरी कोशिश करेगी कि इस लड़की के साथ उसके बेटे की शादी किसी भी तरह से ना हो। और अगर गलती से हो गई किसी तरह से, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, वो पहले दिन से हर हाल में इस शादी को तुड़वाना चाहेगी कि कैसे भी करके ये शादी टूट जाए और वो एक ऐसी बहू लेकर आए जो उसकी चापलूसी कर सके, जिसको वो कभी भी डाउन कर सके किसी भी तरह से, जो उसकी चालों में आ जाए, जो इंट्यूटिव नहीं हो, यानी कि जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। अगर ऐसी बहू आ जाती है तो शी इज फाइन कि हाँ, इसके साथ मेरी जिंदगी किसी तरह से कट जाएगी, क्योंकि इसको मैं फिर दबा के रखूंगी कुछ ना कुछ बोल करके। तो उसका फियर सबसे बड़ा यही होता है। अब आप अगर एक ही घर में देखेंगे तो आप अक्सर ऐसी सिचुएशन भी देखेंगे जहां पर एक बहू कह रही होगी कि ये सास कितनी दुष्ट है, ये कितनी खराब लेडी है। वही उसी सास की जो दूसरी बहू है वो कह रही होगी, नहीं नहीं ये तो देवता है, नहीं नहीं ये तो बहुत आसमान से उतरी हुई परी है, ये तो बहुत अच्छी लेडी है। तीसरा पर्सन जिसे कुछ नहीं पता उसका तो दिमाग चकरा जाएगा कि एक तो कह रही है ये राक्षस है, दूसरी कह रही है देवता है, तो ये है कौन? तो ये है कौन एज अ थर्ड पर्सन आप नहीं समझ सकते। लेकिन मैं आपको ये जरूर समझा सकती हूँ कि ऐसा क्यों है। एक क्यों कह रही है राक्षस है और दूसरी क्यों कह रही है ये देवता है।
नार्सिसिस्टिक जो सास होती है वो बहुत दिमाग की शातिर होती है। उसको जिस वक्त पता है कि मुझे इस पर्सन के अगेंस्ट में किसी को खड़ा करना है, तो उस वक्त वो दूसरी यानी दूसरी बहू को स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देती है। सबसे पहले एक नार्सिसिस्टिक जो मदर इन लॉ है वो ये कोशिश करेगी कि दो बहुओं के बीच में आपस में कभी भी ना बने। उसके लिए वो क्या करेगी, जिस बहू की जो क्वालिटी है वो दूसरी बहू को उसके सामने इतना ज्यादा एग्जागरेट करेगी, इतना ज्यादा करेगी कि अगली बहू के मन में सिक्योरिटी आ जाए। जैसे मान के चलो एक बहू है जो बहुत सुंदर दिखती है या बहुत टैलेंटेड है, तो वो उसकी दूसरी बहू के सामने उसकी सुंदरता की इतनी तारीफें करेगी, या उसको उसके टैलेंट के बारे में, अगर सुंदरता के बारे में नहीं भी कर रही है तो उसके टैलेंट के बारे में इतना कुछ बोलेगी कि दूसरी बहू इनसिक्योर होकर उसको कॉपी करने की कोशिश करने लग जाएगी। मान के चलो एक दूसरी बहू है, वो उसके पास बहुत पैसा है, तो उसके पैसे का दूसरी बहू के सामने इतना बखान करेगी, इतना बखान करेगी कि वो अपने अंदर इनसिक्योर फील करके वो भी जो है इनसिक्योर फील होकर के वो भी उस फील्ड में कुछ करना शुरू कर देगी कि भाई, मतलब वो क्या करती है ना, दोनों बहुओं की क्वालिटी को नोटिस करके इतना एग्जाग्रेट करके दूसरे के सामने बोलती है या मैनिपुलेट करके बोलती है कि दोनों बहुओं को आपस में एक दूसरे के लिए क्या हो जाती है, इनसिक्योरिटी हो जाती है। जो उनका हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है वो नहीं हो पाता है। और स्पेशली सबसे ज्यादा उसके कंट्रोल में कौन सी बहू आ जाती है, जिसका स्पिरिचुअल इंट्यूटिव लेवल लो है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, और कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से वो पीपल प्लीजर होती है। तो अगर उसे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जेठानी या देवरानी को जो वो कह रही हैं, अगर उनको लो करके मुझे बहू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल सकता है तो मैं क्यों ना ले लूं। यानी कि जो दो बहू में से एक ऐसी बहू होगी जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, या जिसकी हिस्ट्री ऐसी होगी जहां पे उसको इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला लोगों से किसी भी चीज को लेकर के। मान लो हो सकता है उसके पास पैसे की कमी ना हो, लेकिन एक एप्रिसिएशन की जो है कमी हो, तो ऐसे लोग पीपल प्लीजर होते हैं। तो जब कोई पीपल प्लीजर बन जाता है तो वो नेचुरली हर उस बात को डिनाई करता है जो फैक्ट थी कभी किसी टाइम पे। तो ये जो मैं आपको इंसिडेंट बता रही हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो यहाँ पे एक बहुत काइंड लेडी थी, उसका जब बेटा हुआ तो वो जब भी अपनी मदर इन लॉ के सामने आ, उसका नैपी चेंज कर रही होती थी, तो ये लेडी उसको हमेशा बोलती थी कि तुम ऐसे किसी के भी सामने ना ध्यान रखना, यहाँ तो मेरे सामने कर रही हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी कोई भी घर में आए या कहीं भी हो, किसी के सामने इसका नैपी चेंज मत करना। तो वो बड़ी कंफ्यूज रही कि क्यों नहीं करना है नैपी चेंज, कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे की सूसू खींच लेते हैं, मतलब सूसू का कहने का मतलब था बच्चे का प्राइवेट पार्ट। तो उसे बहुत स्ट्रेंज फील हुआ कि ये ऐसे कैसे, ऐसे कोई क्यों करेगा। खैर वो बहुत बार उसने ये चीज रिपीट करी, उसने इस बात को आया गया कर दिया। एक दिन जब घर पे कोई नहीं था, वो छोटा बच्चा जो शायद साल या 2 साल का होगा, बहुत छोटा था, वो भागता आया उस कमरे से और मम्मी मम्मी करके रूम से उस भागता हुआ आया, अपने प्राइवेट पार्ट को हाइड करते हुए और रोते हुए बोलता हुआ आ रहा, लग गई चोट, लग गई लग गई लग गई चोट लग गई, बोलता हुआ आ रहा था। प्राइवेट पार्ट को उसने अपने दोनों हाथ से ढक रखा था। वो जो माँ थी वो ड्राइंग रूम में जब आई तो देखा वो बच्चा किसके रूम से निकल के आ रहा था, इसी लेडी के रूम से निकल के आ रहा था जो उसकी मदर इन लॉ थी। सामने उसने मदर इन लॉ को देखा, उसका चेहरा फक पड़ा हुआ था, चेहरा फक पड़ा हुआ था, बच्चा रो रहा था, चोट लग गई बोल रहा था, प्राइवेट पार्ट पार्ट उसने अपना हाइड कर रखा था। ये पूरी सिचुएशन से उसका जो इंट्यूशन है उसको साफ साफ बोल रहा था कि ये जो लेडी तुझे कह रही थी कि लोग ऐसा करते हैं, ये एक्चुअल में खुद करती है ऐसा, लेकिन इन फिजिकल आईज ने उसे करते हुए वैसा देखा नहीं था। तो उसका दिमाग और उसका दिल दो हिस्से में बट गया।
एक हिस्सा कह रहा था कि ये एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजर है, ये खुद ऐसा करती है, लेकिन ये दूसरों का नाम लेकर के ऐसे बोलती है। लेकिन दूसरा हिस्सा कह रहा था नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा अपने आप को मॉरल वैल्यूज वाली, हमेशा मॉरल्स की बात करती है, मॉरल वैल्यूज के बारे में बोलती है, ऐसे कैसे हो सकता है। उस लेडी का पूरा दिमाग दो हिस्से में बट गया, और ये इंसिडेंट उसको इतना डिस्गस्टिंग लगा कि उसने अपनी इंट्यूशन की एक ना सुनते हुए इस मेमोरी को कंप्लीटली अपने माइंड से डिलीट कर दिया। उसने अपने आप को यह कह दिया कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है, ये मेरी गलतफहमी है, जो मैंने देखा वो कुछ भी नहीं था। जस्ट शी डिलीटेड दिस थिंग। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिखकर बताना कि आपने कब ऐसा करा था कि कुछ आपकी आंखों के सामने बहुत डिस्गस्टिंग हुआ हो, और वो इतना डिस्गस्टिंग इंसिडेंट हो कि आपने खुद से ही झूठ बोल दिया और कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, और यहाँ ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जहां पर आपको एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये इस तरह के लोग बच्चे के ऊपर और भी ज्यादा अब्यूज करने वाले हैं, अलग लेवल का। खैर, वक्त के साथ वो ये चीजें भूल गई, लेकिन जो ये मदर इन लॉ थी, इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये बहू उसकी किसी भी तरह उसके चंगुल में आती नहीं थी। वो आए दिन उसका, मतलब डेली का उसका नेचर था कि उसे किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ उसे बुरा बोलना है, कुछ ना कुछ उसको टेंशन क्रिएट करनी है। कभी इसके बारे में कुछ बोलना, कभी अपनी भाभीियों के लिए कुछ बोलना, कभी अपने नंदों के लिए कुछ बोलना, कभी अपने हस्बैंड के लिए कुछ बोलना। तो वो बहू उसको अवॉइड करने लगी। वो उसके पास ना जाकर बैठती थी, ना जाके बात करती थी। किस लिए? क्योंकि उसे पता था ये किसी ना किसी की मुझसे बुराई करेगी। और वो ऐसा नहीं सिर्फ बुराई करती हो, वो उन गेमों में फंसा लेती थी और फिर दूसरे को बुरा बनाकर दिखाती थी। तो उसने उससे बात करना बंद कर दिया, या उसके कमरे में जाकर बैठती नहीं थी, या अपने कमरे में रहती थी तो दरवाजा लॉक कर लेती थी। तो टोटली वो अवॉइड करना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो है ना, आर्ग्यूमेंट्स करना, फंसाना, बहुत ही गलत चीजों में फंसा देती थी। जब उसने देखा कि इसने तो अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट कर लिया, तो उसने अपनी इस बहू की इमेज कैसी बनानी शुरू कर दी? एक नार्सिसिस्टिक लेडी की तरह बनानी शुरू कर दी। जैसे एक नार्सिसिस्टिक बहू होती है जिसे अपने सास ससुर से कोई मतलब नहीं होता, उसने यही इमेज उसकी बनानी शुरू कर दी कि देखो इसको तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। धीरे धीरे उसने अपनी बड़ी बहू के बारे में झूठी बातें अपने घर के मेंबर्स में, फैमिली के मेंबर्स में, सब जगह उसने फैलानी शुरू कर दी। जो वो गेम्स खेलती थी घर के अंदर, उसकी बहू ने उसे बहुत बार पकड़ा भी। जब वो रंगे हाथों पकड़ी गई, जैसे एक दिन वो अपने जॉब से वापस आ रही थी, और जैसे वो घंटी बजाने को उसने बेल रिंग करी, तो उसने देखा कि वो किचन में किसी के लिए बहुत कुछ, अपनी उसी बहू के लिए बहुत कुछ और नहीं मिला उसे बोलने के लिए, तो मेड को बोल रही है झूठी झूठी बातें। तो जब उसने गेट डोर ओपन करा तो उसके फादर लॉ ने खोला, तो उसके फादर लॉ की भी चेहरे की हवाइयां उड़ गई और एकदम उनके मुंह से निकला, आज तो रंगे हाथ पकड़े गए। फिर क्या होना था? बहुत लड़ाई हुई घर में, वो बहू तो बहुत लड़ी कि आप ऐसे मेरे लिए इतना झूठ कैसे बोलती हैं, और आपको कोई नहीं मिला तो आप मेड से ही कर रही हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। बहुत लड़ाई झगड़े हुए। इससे वो और चिढ़ गई, उसे समझ में आ गया इसको तो बहुत मुश्किल है सप्रेस करना। तो क्या कर सकती हूँ इसके खिलाफ? मैं इसे कंट्रोल करने के लिए, इसको अपने वश में करने के लिए अब तो इसकी इमेज खराब करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वक्त के साथ धीरे धीरे इतना टेंशन बढ़ा कि वो बहू जॉब कर ही नहीं पाई, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम जीरो पर आ गई। मेंटली तो परेशान थी ही, फाइनेंशियली भी बिल्कुल जीरो पर आ गई। लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसा हुआ कि बाई चांस उनके बेटे बहू दूसरे शहर में चले गए। अब वहां वो दूसरे शहर में चले गए, अब इसको तो, इसकी इनसिक्योरिटी तो खतरनाक तरह से ट्रिगर हो गई, क्योंकि वही हो गया जो ये शुरू से जिस चीज के लिए डरती थी। अब इसने जिद पकड़ ली अपने बेटे के लिए। उसको पूरे टाइम ये करती थी, भाई तू कैसे भी कर, तू यहाँ वापस आ। दूसरे शहर में जाने की वजह से क्या हुआ, ये जो बहू थी इसको बहुत मेंटल पीस मिली, ये रिलैक्स हुई, क्योंकि वो इस ड्रामा से बाहर निकल कर आ गई थी।
और उसने अपना करियर बहुत अच्छा बना लिया। हालांकि जो उसका हस्बैंड था, यानी इस लेडी का जो बेटा था, वो कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में। बस वो ऐसे ही कुछ काम चलाऊ करता रहा, उसकी नौकरी भी चली गई, वो बेरोजगार भी रहा, तो भी ये लेडी घर का खर्चा पूरी तरह चलाती रही। ये जो लेडी थी, इसने अब क्या करा, अपने बेटे को तो खैर ये डे वन से भड़काती ही थी, ये बोलती ही थी कि तेरी वाइफ कितनी बेकार है, हमारी फैमिली के लायक नहीं है, हमारी फैमिली के संग एडजस्ट नहीं कर सकती। डे वन से उसको भड़काती थी। लेकिन ये जो भड़काने का जो वो है, वो इतना अब हायर लेवल पे जा चुका था, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि दूसरे शहर में जाकर के उसकी बहू इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इसने सोचा, अब मैं इस बहू को बदनाम कैसे करूं, या मैं अब इसकी जिंदगी को नर्क कैसे बनाऊं। तो उसने अपने बेटे को ये कहना शुरू किया कि भाई, चाहे कुछ भी हो, तू इधर आ, तू उंगली सीधी कर या टेढ़ी कर, इसको इस शहर में वापस लेकर आ। वो बहू उस शहर में जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको पता था वहां जाकर के क्या क्या ये गेम खेलती है। इतनी मुश्किल से तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुई थी, दोबारा फिर से वहीं एक बार गई तो जीरो पर पहुंचना 100% तय है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी। तो इस लेडी ने अपने बेटे को दूसरे शहर में भी सेटल नहीं होने दिया। और उसका बेटा धीरे धीरे वक्त के साथ इतना नेगेटिव हो गया कि उसने तांत्रिक क्रियाएं सीखना शुरू कर दिया। क्योंकि सही रास्ते पे, सीधे रास्ते पे चलकर सक्सेसफुल होना एक लॉन्ग रूट है। इट रियली टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस। लेकिन जिसको जल्दी शॉर्टकट में सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए उसने क्या यूज करना शुरू किया, तंत्र विद्याएं करनी शुरू करी, तांत्रिकों को अपना गुरु बनाना शुरू किया। और धीरे धीरे वो इतना गिर गया कि उसको इंसान तो दिखता ही नहीं था, उसे सिर्फ ये दिखता था कि कौन है जो उसके रास्ते में बीच में आ रहा है, सीधे तंत्र विद्याएं उसके ऊपर करो और उसको रास्ते से हटाओ। तो जब इसकी माँ ने जिसे इतना इनसिक्योर बनाया है, आज क्रुएलिटी क्या है, क्रुएलिटी ये है कि एक ग्रैंड चाइल्ड जिसको एक कंपैशनेट फादर होना चाहिए था, आज इस लेडी के बिहेवियर की वजह से उस ग्रैंड चाइल्ड का फादर कौन बन चुका है, क्या हो चुका है, एक तांत्रिक, तंत्र विद्याएं करने वाला, और जो भी रास्ते में आए उसको हटाने वाला। क्या ये क्रुएलिटी नहीं है? ये क्रुएलिटी है, बहुत बड़ी क्रुएलिटी मानी जाएगी। सबसे बड़ी क्रुएलिटी तो ये करा कि जो फिर ये फादर था, क्योंकि इसकी मदर कैसे भी चाहती थी कि ये अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर उसके घर शहर में आ जाए, तो उसके फादर ने क्या प्लान बनाया कि भाई इस बच्चे को स्कूल में फेल करा दिया जाए। जब ये स्कूल में फेल हो जाएगा और माँ बेटे के बीच में खूब लड़ाइयाँ करा दी जाए, तो जब इनके बीच में इतनी लड़ाइयाँ होंगी, ये स्कूल में फेल होगा, ये अच्छे से कर नहीं पाएगा, इसका करियर भी जो है, अपनी वाइफ के ऊपर भी उसने ब्लैक मैजिक किया कि इसका करियर डूब जाए। अपने बच्चे पे किया, अपनी वाइफ पर किया, अपने ही घर के लोगों के पर। मतलब कितने मूर्ख होते हैं ये लोग, खैर छोड़ो। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका एम ये था कि कैसे भी करके ये जब थक हार जाए तो ये वापस उस शहर में चले जाएं। और फिर तो वो लेडी बहुत गेम खेलने में प्लान थी, तो उसको ये था कि भाई अब मैं कैसे भी करके इसको फिर अपने बस में ले लूंगी। तो अब इस लेडी के सबसे बड़े दुश्मन बन गए कौन, उसका खुद का पति और उसकी खुद की सास। अब इन लोगों ने कहा कि अब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अब हम क्या करें, कि ये तो हमारे बस में आ नहीं रही है, ये तो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। तो अब इसको और बेइज्जत करने के लिए, इसको ट्रॉमेटाइज करने के लिए इसके बेटे से ही इसको पिटवाते हैं। तो उन्होंने उस बच्चे को इतना ज्यादा उसके माइंड में जहर भर दिया, इतना पॉइजन कर दिया उसकी माँ के लिए, कि जैसे वो एक बहुत खराब लेडी है। बच्चा आए दिन माँ के साथ बदतमीजी करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि उसको दिमाग में वही फीड कर दिया था। अब आप इमेजिन करिए, एक छोटा सा बच्चा जिस घर में पैदा हुआ है, उसने बचपन से जिन लोगों को अपना दादी बाबा बोला है, फादर बोला है, तो जहाँ एक इंसान कुछ कह रहा है और जहाँ तीन लोग कह रहे हैं, तो किस पर बच्चा यकीन करने लग जाएगा धीरे धीरे। शुरू में जब ये दादी अब उसकी माँ के लिए उसे कुछ भी बोलती थी कि देख तेरी माँ कितनी खराब है, तुझे डांटती है, मारती है, तो जब वो 5-6 साल का था तब तो फिर भी वो फाइट करता था, कहता था नहीं मेरी मम्मी मुझे ऐसे नहीं करती है, मेरी मम्मी तो मुझे
बहुत प्यार करती है, मुझे अच्छा इंसान बनाना चाहती है, इसलिए वो कभी मुझे डांटती है या मारती है, क्योंकि वो मुझे अच्छा इंसान बनाना चाहती है। लेकिन इस लेडी ने जो 5-6 साल का बच्चा था उसका जो ब्रेन वॉश करना शुरू किया, और इस लेडी ने बहुत हल्के में ले लिया। मतलब जो उसकी जो बहू थी वो यही सोचती रही, अच्छा चलो कोई बात नहीं ना, ऐसे ही होता होगा, सास ऐसी होती है, ऐसी ही करती रहती है, चलो जाने दो जाने दो जाने दो। लेकिन जाने दो करके इतना भारी हो गया कि वो बेटा इतना धीरे धीरे उसके मन में उन्होंने ऐसा बिठा दिया कि जैसे उसकी मदर बहुत खराब लेडी है, करेक्टरलेस लेडी है, और उसके मन में बहुत नफरत भर दी अपनी ही माँ के प्रति। कि एट लास्ट उस माँ को बोलना पड़ा कि बेटा अब तू शायद मेरे साथ नहीं रह पाएगा, तू जिनको अच्छा समझता है तो अब तू उनके घर ही जा, अपने फादर के साथ उनके घर ही जा। आप सोच के देखो, जिस लेडी ने रात रात भर जग कर के अपने बच्चे को बड़ा किया हो, उसके दिल पर कितने पत्थर गिरे होंगे ये बात बोलते हुए कि जा बेटा अब तू अपने दादी बाबा के साथ ही जाकर रह। जब ये बच्चा चला गया, उसके बाद इसी दादी ने जगह जगह बातें फैलानी शुरू कर दी कि देखो पता नहीं उसकी मम्मी किससे बात करती रहती हैं, और इस बच्चे ने तो उसको किसी से बात करते हुए देख लिया, और कोई जाकर उसको समझाओ कि वो क्या कर रही है, बच्चे को ऐसे क्यों भेज दिया। तो एक जनरल पब्लिक में कोई इंसान को पीछे की पूरी बैक स्टोरी ना पता हो तो वो क्या सोचेगा कि देखो ये कैसी लेडी है, इसने अपना ही बेटे को अपने से अलग कर दिया। लेकिन किसी को नहीं पता कि उस बेचारी की क्या मजबूरी थी। एक नार्सिसिस्टिक दादी सबसे पहले अपने बेटे की जिंदगी खराब करती है, अपने बेटे की जिंदगी खराब करके फिर अपने पोतों की जिंदगी खराब करती है। नार्सिसिस्टिक अगर किसी के लॉज हैं तो उसमें वो ही बहू थोड़ी बहुत प्रोटेक्टेड रह सकती है जिसका हस्बैंड नार्सिसिस्ट ना होकर एम्पैथेटिक हो। वो अपनी बीवी को फिर भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर जिसके सास ससुर और हस्बैंड तीनों ही नार्सिसिस्ट हैं, और अगर वो बहू ऐसी है जो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है, उसके खिलाफ तो कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी, कितना बड़ा गेम खेला जाएगा, आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। तो जब उसने अपना बेटा भेज चुकी थी वो लेडी, उसने इस बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी नहीं बताया। इस लेडी ने सोचा अपने ये जो दादी थी, इसने और इसके बेटे ने प्लान करा कि भाई अब तो, और ये तीन थे, मतलब तीनों ही आपस में मिले हुए थे। ये जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ सिंपैथेटिक लेडी की, इसके सास ससुर और पति तीनों ही नार्सिसिस्ट हैं। तो इन तीनों ने प्लान करा कि अच्छा इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो क्यों ना अब हम ऐसा कुछ करें कि ये जहाँ पे जिस सोसाइटी में रहती है वहां इसकी इज्जत को हम पूरी खत्म कर देते हैं। इन्होंने एक घर में फोन किया, क्योंकि इसकी सास उस सोसाइटी में आती थी, तो वहां पे घूमती बात करती थी, तो कुछ लोगों को जानती थी। तो फोन पर बात किया, और फोन पर बात करके उसने इस तरह से करा कि उसके चरित्र के ऊपर, उसके करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो फोन करके वो बोलती है कि पता नहीं ये किससे बात करती रहती है, इसके बेटे ने देख लिया है इसको किसी से बात करते हुए, और क्योंकि इसके बेटे ने से पकड़ लिया है, किसी को उससे बात करते हुए देख लिया है, इसलिए उसने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया है। यानी कहाँ की बात इसने कहाँ पहुंचा दी, कैसे बातों को पलटना है। लेकिन उसके घर में किसी ने भी इसकी बात पर यकीन नहीं करा, उस सोसाइटी के में जाकर के, क्योंकि सभी को बाई चांस ऐसा था कि उस लेडी ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था उस सोसाइटी में, लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया था। लोग पर्सनली जानते थे कि वो कितनी मेहनती लड़की है, और वो कितनी सिंसियर है, और कितनी हार्ड वर्किंग है, और कितने अच्छे रास्ते पे चलने वाली लेडी है। तो उन्होंने बहुत तरह से तरीके तरीके से उस लेडी का उस सोसाइटी में रहना मुश्किल कराना चाहा। और खास तौर पर वो लोग इस बात को ध्यान से सुनिए जिन्हें लगता है कि सोसाइटी में लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, ये आपका एक झूठा बिलीफ है। उस सोसाइटी में इन्होंने जितनी कोशिश करी उसको बदनाम करने की, लेकिन उल्टा ही हुआ। सोसाइटी के लोगों ने इस लेडी के बेटे को बैन कर दिया सोसाइटी में आने के लिए, कि ये यहाँ सोसाइटी में नहीं आएगा। ये लेडी यहाँ रह रही है, हम इसे जानते हैं,
ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल लेडी है, बहुत सही तरीके से चलने वाली लेडी है, और ये जब तक हमारी सोसाइटी में रहेगी इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। और उन्होंने इन तीनों का उस सोसाइटी में आना बैन कर दिया कि ये इस सोसाइटी के अंदर नहीं आ सकते, इसको ट्रॉमेटाइज नहीं कर सकते। ये उसकी एक बहुत बड़ी जीत थी। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि अगर सेपरेटेड या डिवोर्स वुमेन है उनकी सोसाइटी में इज्जत नहीं है, ये आपका वहम है। अगर आप सही हैं, सही रास्ते पे चलने वाले हैं, तो सोसाइटी, समाज सब आपको सपोर्ट करेगा। बस आप सही होने चाहिए, आप सही रास्ते पे चलने चाहिए। तो कहने की बात है कि इस लेडी ने अपने बच्चे को खुद कहा कि भाई तू जा अपने दादी बाबा के साथ जाकर रह, लेकिन उसको ये कहने के लिए किसने मजबूर किया? यानी कि इस दादी ने ये कंडीशन बनाती थी कि अगर बेटा रहेगा तो पकड़ के तुझे मारेगा, छोटे भाई को मारेगा, तुझे मारेगा। यानी कि अगर अपने बेटे के साथ रहना है तो उससे पिट। और वो बेटा अकेला नहीं, हम भी उसके साथ ही जुड़ेंगे, हम उसके साथ कनेक्शन में रहेंगे। और इस लेडी ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और अपना उसका एक और छोटा बेटा था उसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसने बेटे के सामने कंडीशन रखी कि अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तुझे उन लोगों के साथ डिस्कनेक्शन बनाना पड़ेगा। क्यों बनाया, क्यों कहा इतना? मैं जहां तक जानती हूँ, हर एम्पैथेटिक लेडी परिवार की बड़ी शौकीन होती है कि मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो, सब कुछ हो, उसे बड़ा शौक होता है। इतनी बड़ी बात बोली क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो चाहती थी उसके बच्चे अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, ना कि अच्छी ह्यूमन बीइंग बनने का ढोंग करे, अच्छे इंसान बने। एक लड़के को ये सिखाना कि वुमेन की रिस्पेक्ट करना क्या होता है, औरतों की इज्जत करनी चाहिए, ये एक अच्छी औरत ही सिखा सकती है। जिन घरों में औरतें अपना ईमान धर्म सब खो चुकी हैं, उनके घर में औरतों की हमेशा बेइज्जती ही होती है। तो आज क्रुएलिटी क्या है? क्रुएलिटी नंबर वन जो इस ग्रैंड चाइल्ड के साथ हुई है कि इस लेडी ने अपने खुद के बेटे को इतना ट्रॉमेटाइज किया, इतना ट्रॉमेटाइज किया, इतना ज्यादा नार्सिसिस्टिक अब्यूज करा कि आज वो एक तांत्रिक बन चुका है। और उसको सही गलत की कोई समझ नहीं है। जो उसके रास्ते में आता है उसके ऊपर तंत्र क्रियाएं करता है। और आज के टाइम में वो किसको हेल्प करता है? ऐसे लोगों को हेल्प करता है जो दूसरों का बुरा करना चाहते हैं। लोग उससे जाकर के उसको इस चीज के पैसे देते हैं और अच्छे लोगों का बुरा करवाते हैं। यानी वो तो पूरा फुल इस नेगेटिव लाइन में जा चुका है। ये किसकी वजह से हुआ? इस दादी की वजह से, कि उसका बेटा आज इतना बदमाश बन चुका है। क्या ये एक ग्रैंड चाइल्ड के ऊपर अब्यूज नहीं हुआ? इमोशनल ट्रॉमा नहीं हुआ? और नंबर टू, वो माँ जो इसको एक बहुत अच्छा इंसान बनाती, इसका मॉरल सपोर्ट बनती, आज उस माँ को इसने अपने पोते की नजरों में इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है कि अब वो बेटा अपनी माँ के पास वापस जाना ही नहीं चाहता। कुछ रिश्तेदार आते हैं, कहते बेटा तुम चले जाओ अपनी मम्मी के घर, कि नहीं मुझे नहीं जाना मम्मी के पास। क्यों? कुछ बोलता नहीं है। बोलेगा भी तो ये कि मम्मी अच्छी नहीं है, मम्मी डांटती है, मम्मी मारती है, मम्मी समझती नहीं है, मम्मी ये मम्मी वो। यानी मम्मी के प्रति उस बच्चे के मन में इतना डर बिठा दिया है कि उसे लगता है कि अगर मैं कल को अपनी माँ के पास गया भी तो शायद मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। इसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज। और जब किसी बच्चे को कम उम्र में ही बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता है, तो फ्यूचर में उस बच्चे के खुद के नार्सिसिस्ट बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि बच्चे की इमोशनल रिलेशनशिप नीड्स फुलफिल्ड नहीं होती, सिर्फ फिजिकल नीड फुलफिल होती है। यानी उसको रहने के लिए मकान मिलेगा, खाना मिलेगा, और सोने के लिए कपड़े मिलेंगे, सोने के लिए एक छत मिलेगी, बेड मिलेगा, दैट्स इट। वैल्यू सिस्टम वो कौन सी सीखेगा? कि सिर्फ आउटर वर्ल्ड में कैसे अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करना चाहिए वो ये कुछ भी नहीं सीख पाएगा। और इसी तरह से एक ऐसी बहू जो एक ऐसी सेटिंग में है जहाँ पे सास ससुर और हस्बैंड तीनों ही नार्सिसिस्ट है, साथ में उसके बच्चे को भी उससे अलग कर दिया जाता है, वो बहुत ही स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन में रह करके उनकी डेथ होती है। कई जन्मों के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कोई लेडी इतनी स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनती है, हायर बनती है, कि वो इस दर्द को आराम से सह जाती है।
और अपनी लाइफ हैप्पीली लीड करती है, ये समझ करके कि शायद उसके बच्चे को कभी तो समझ में आएगा कि कौन सही था और कौन गलत। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को समझ नहीं आता, मोस्टली जब वो अपनी मिड एज पे पहुंचते हैं, 40s में पहुंचते हैं, तब उनके उस ये सारी नॉलेज उनके सामने आती है, उन्हें सब समझ में आता है कि एक्चुअल में कौन सही था, मेरी मम्मी सही थी या मेरे पापा सही थे। बस इतना लेट समझ में आ जाता है कि ग्रीफ के अलावा कुछ नहीं होता, उन्हें फिर अपना ग्रीफ हील करना पड़ता है। इतने साल जो उन्होंने झूठ में बिताए, इतने साल जो उन्होंने गलती में बिताए, वो ग्रीफ से होकर के गुजरते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी इंसान के प्रति दया सिर्फ उसके सफेद बाल देख करके, उसकी लटकी हुई स्किन को देख करके या उसके बुढ़ापे को देख करके सिर्फ दया ना करें, बल्कि उस इंसान का करेक्टर भी देखें। और करेक्टर देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकल लेवल पर चीजें देख रहे हैं, आपको इमोशनल लेवल पर आपको इतना इंट्यूशन होना चाहिए, इतनी तो आपको स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूशन इतना बढ़ाना चाहिए कि आप ये समझ सको कि क्या सही है क्या गलत है। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको ये समझ में आए कि कौन स्पिरिचुअल है और कौन नहीं। तो अगर किसी बच्चे को उसकी स्पिरिचुअल माँ के अगेंस्ट पूरी तरह से कर दिया गया है और उसके खिलाफ झूठी बातें फैलाई जानी चाहिए, जलाई फैलाई जा रही है, तो आपको ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आई होप इस वीडियो के थ्रू कुछ आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो, और मैं यही चाहूंगी इस क्लैरिटी की हेल्प से आप इस सोसाइटी को ऐसा बनाएं कि जो लोग इस जो वुमेन्स है ऐसे अब्यूज से होकर गुजर रही हैं, उन्हें ये डर ना हो कि सोसाइटी मुझे जज करेगी। वो इस सोसाइटी में रिस्पेक्ट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ रह सके। हालांकि मैंने जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे वो देते हुए थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक लोगों का डर भी लग रहा है। डर इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे इस चीज का डर नहीं है कि नार्सिसिस्ट लोग मेरे साथ कैसे बिहेव करेंगे या मेरे साथ उनका कैसा रहेगा। डर मुझे इस बात का है कि जब जब नार्सिसिज्म के बारे में कुछ भी मैं बताती हूँ, तो जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके किसी इम्पैथ को नार्सिसिस्ट घोषित करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक इस चीज का डर है मुझे कि जो भी हम नार्सिसिस्ट के बारे में बोलेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और एक इम्पैथ को नार्सिसिस्ट बनाकर दिखाएंगे। नार्सिसिस्टिक क्रूअल दादी कैसी होती है इसके बारे में शायद मैं अभी 1-2 घंटे और भी बोल सकती हूँ, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कभी किसी और वीडियो में मैं आपको और भी इसके बारे में नॉलेज दूंगी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और इस सोसाइटी को एक ऐसी जगह बनाइए जहां पर सब लोग पीसफुल रह करके अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके, लव पीस और हैप्पीनेस की तरफ जा सके। आज मिडनाइट में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है एंसेस्टर्स के इंसिस्ट करने की वजह से। नहीं तो यूजली ये टाइम में मैं सोती हूँ, लेकिन एंसेस्टर ने की एनर्जीज ने, उन सोल्स ने जो सफर करके उस दूसरी दुनिया में जा चुकी हैं, उनकी एनर्जीज ने मुझे सोने नहीं दिया और कहा तुम बोलो इसके बारे में। और उन्हीं की वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाई है। आज मैं ठीक से तैयार भी नहीं हुई मैंने कहा कि नहीं अब मैं मेकअप करूंगी या रेडी होंगी, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसकी जगह मुझे फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एवरीवन। नमस्ते।